नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए जो दिन है आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के नाम कह सकते हैं। सेंसेक्स करीब 300 सवा 300 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी 100 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक जो कि 220 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में करीब 3/4% गिरावट है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 0.5% के आसपास के ड्रॉप के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन में आज 800 शेयर तेजी में है और करीब 1600 शेयर बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब एक शेयर ऐसा है जो कि मंदी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। आज खरीदारी है मीडिया में, सिलेक्टिव फार्मा शेयरों में और आईटी फ्लैट टू पॉजिटिव है। लगातार तीसरा दिन जबकि आईटी के अंदर कंसेक्यूटिव बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन अदरवाइज मार्केट्स की आज दशा थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है और एडवांस डिक्लाइन भी इंडिकेट कर रहा है कि हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब 2 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके सवालों के जवाब लेंगे, आज कई सारे शेयरों पर बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जयपुर से रचित खंडेलवाल सर मौजूद भी हैं। रचित सर से एक अंतराल के बाद आज मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसी सिचुएशन, क्या हालचाल पहले तो आपके 2 हफ्ते बाद, और क्या हालचाल जयपुर के? सुना गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या है मार्केट की दिशा दशा, कैसे देख रहे हो आप? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, वेलकम बैक। और आपको बहुत मिस किया गया। आई एम प्रीटी श्योर, मतलब ऑडियंस के कमेंट्स तो आपने देखे होंगे और हम लोगों ने भी बहुत मिस किया था, क्योंकि आपके साथ शो करने में जो मजा आता है वो सर अलग ही आता है। और उसके साथ साथ सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो आप रेस्ट पे गए थे उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है और थोड़ा सा ज्यादा फेयर साइड चला गया है। मतलब आप स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली कॉम्बिनेशन। हुआ क्या, चिकन पॉक्स हुआ तो चेहरे पर और सब तरफ बॉडी में ब्लिस्टर्स हो गए। अभी तक तो ब्लिस्टर्स के मार्क हैं, अगर आप कभी मिलोगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे मार्क्स हैं चेहरे पे। तो अभी तो कुछ ठीक हो रहे हैं, ऑन द फेज ऑफ रिकवरी है। सो प्रोबेबली 1-8 महीने में सब नॉर्मल हो जाएगा। और धूप में आया नहीं मैं इतने दिन से, रेगुलर मुंह धुल रहा है तो और ज़्यादा फेयरर टोन आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगी सब कुछ वैसे ही। नहीं सर, मतलब जो दिखा आपके ब्लिस्टर्स तो खैर एट द वेरी फेस ऑफ इट बहुत कम हो गए हैं रिलेटिवली, क्योंकि आपके चैनल पे तो मैं देखे ही जा रहा था जब आपने ग्लासेस लगा के आते थे और शो कर रहे थे। रेगुलर फॉलोअर हूं तो फॉलो कर रहा था, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम हो गए हैं जी। और सर देखिए, मतलब मार्केट की दिशा की हम बात करें, सॉरी पहले जयपुर के मौसम की बात कर लेते हैं। जयपुर का मौसम सर, मतलब एक ना कुछ टाइम पहले रील एक आई थी इंस्टाग्राम पे कि जयपुर वालों बहुत ज्यादा खुश मत होना, अभी भगवान ने सिर्फ तवे में पानी डाला है, अभी डोसा बनना बाकी है। मुझे लगा था कैसी फालतू की बातें, बारिश आ गई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट सर इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। मतलब अभी अगर आप मुझे बोल दें बाहर जाने के लिए तो मैं नहीं जा सकता। कल भी जो टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए थे, गवर्नमेंट जो डेटा दे रही है मैं समझ रहा हूँ उससे 2-3 डिग्री आप ऊपर ही मान के चलिए। बहुत ज्यादा हालत खराब है और बहुत अनबेरेबल हो रहा है। और रेंज का तो आपने देख ही लिया है, जिस तरीके से प्रिडिक्शंस चल रहे हैं, लग रहा है कि हाँ वापस जून के महीने में अच्छे से तपने वाली सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो सर वेदर खराब है। और मार्केट में अगर हम देखें ना सर, मार्केट आप देखिए, एक तो आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, उसके चलते थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ सर एक ना शिफ्ट होता दिख रहा है। मतलब आप देखिए, हम बैंक निफ्टी पे अच्छे से राइड कर रहे थे और बैंक निफ्टी ने ही एक अच्छा अपसाइड रजिस्टर किया, निफ्टी को फुल सपोर्ट किया। अब कहीं ना कहीं वो एक शिफ्ट आपको आता हुआ दिखेगा और अब नए सेक्टर्स जो है वो निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। मतलब एक आप मानिए कि जब हमने आरबीआई की पॉलिसी देखी तब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25,150 के लेवल्स को ब्रीच करेगा। उस दिन भी आप देखिए 25,03 पे बंद हो गया था मार्केट। और उसके बाद इस पूरे वीक में स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, मगर स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से आ नहीं पा रही है। तो बैंक निफ्टी अब एक टेपेड मूवमेंट की ओर जा रहा है और अब कुछ नए सेक्टर्स हैं जो आपको अपसाइड का मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे। और उसके लिए सर एक छोटे से कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा है, मैं समझता हूं मार्केट भी, कि जो यूएस चाइना डील है वो किस तरीके से आपको होती हुई दिख रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से तो स्टेटमेंट आ गया है, अभी भी कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आया है फ्रॉम चाइना। और सर ट्रंप साहब का तो वो है ना कि उनकी अब एक वैलिडिटी जो है स्टेटमेंट की वो इतनी कम हो गई है कि जब तक चाइना की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आता तब तक मार्केट भी वेट एंड वॉच मोड पे ही है।
और अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है तो जो आज हम थोड़ा सा मूवमेंट आईटी में देख रहे हैं या आपको और बढ़ते हुए दिखेगा, फार्मा और फिर मेटल। सर ये तीन सेक्टर्स हैं जो अब निफ्टी को सपोर्ट करने चाहिए, बट उसके पहले एक क्लैरिटी आ जाए चाइना की तरफ से तो मार्केट एक डायरेक्शनल मूव करता हुआ दिखेगा। अगर वो क्लैरिटी में कुछ भी डिले होती है या नेगेटिव आता है तो मार्केट आपको अब एक करेक्शन की ओर जाता हुआ दिख सकता है। ऐसी सिचुएशन में रचित सर, अगर कभी वाइफ बोल दे कि जरा जाओ बाहर कुछ सामान ले आओ, क्या करते हो? सर ब्लिंकिट। और जोमेटो के अगेंस्ट हो आप शुरू से? सर क्या करें, देखिए वो बोलते हैं ना कि जरूरत पड़ने पे गधे को ही बाप बनाना पड़ता है। सर ऐसी कंडीशन में बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप मानेंगे नहीं कि द ट्रैवल बिटवीन माय ऑफिस एंड हाउस इज 13 किलोमीटर्स। आई यूजुअली प्रेफर कि अब मैं 7:30 बजे निकल के एंड 7:45 7:50 तक घुस जाऊं अंदर और यहीं पे अपने इत्मीनान से पूरा टाइम स्पेंड कर लें, क्योंकि सर 8:30 9 बजते बजते इतना अनबेरेबल हो जाता है दैट इवन इफ यू थिंक टू ड्राइव ना सर, बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत धूप है यहाँ। नहीं, इनफैक्ट आपसे बातचीत में आई हैव रियलाइज्ड कि माय हाईएस्ट रिगार्ड्स टू द पीपल जो जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट में कामकाज कर रहे हैं। मतलब इतनी धूप में वो बेचारे कैसे बाइक से ट्रैवल करते हैं। माय हाईएस्ट रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ देम जो डिलीवरी लेकर चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। उनके लिए मतलब बड़ी हैट्स ऑफ टू देम कि इस धूप में, इस गर्मी में वो अपने आप को ट्रैवल करवा पा रहे हैं। हाँ सर, सर बोलिए। और सर उसके साथ साथ आप देखिए सिचुएशन यहाँ पे ये है कि रात को 8:30 9 बजे भी अगर आप टू व्हीलर लेके निकलेंगे ना तो यू विल हैव अ फीलिंग कि आपको लू लग रही है सर, बट वो कंटेनर्स डिलीवर कर रहे हैं एंड पूरे टाइम हेल्प कर रहे हैं अनडाउटेडली। इस वेदर में तो जो वो काम कर रहे हैं ना सर, बहुत मुश्किल है, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में कमेंडेबल जॉब है ये। खैर आगे बढ़ते, जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे कौन कौन से हैं। तो आज निफ्टी को कुछ हद तक जो सपोर्ट आया वो आया एशियन पेंट से। आज सुबह एक ब्लॉक डील हुई और शायद एक हैंगओवर हटने की खबर के बीच में उछाल है। बजाज फिनसर्व तेजी में है, सन फार्मा तेजी में है, अपोलो हॉस्पिटल तेजी में कामकाज कर रहा है। बिकवाली वाली साइड पे आज थोड़ा बहुत प्रेशर ऑयल स्पेस में, ऑटो स्पेस में आपको दिखाई पड़ेगा। टाटा मोटर्स नीचे है, टाटा स्टील में गिरावट है, कोल इंडिया नीचे है, एचयूएल नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप साइड पर आज जहां पर खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रहा है उसमें मैक्स हेल्थ केयर है, मुथूट फिनेंस है, ऑयल इंडिया है, एयू बैंक है जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे आज जहां नाम आपको दिखाई पड़ेंगे उसमें ओएमसीज में से एचपीसीएल है। बीएससी में प्रॉफिट टेकिंग लगातार दूसरे दिन। प्रीमियर एनर्जी और पेटीएम यहां पर भी बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें पहला नाम है रेडिंगटन, नवीन फ्लोरीन, जेंसार टेक, मन्नापुरम जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे आज जहां पर आप दबाव देखेंगे उसमें कुछ हद तक ओएमसीज यहां पर भी हैं, प्लस सीडीएसएल, कैम्स, क्रेडिट एक्सिस, केईसी इंटरनेशनल यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। अच्छा सर, ये बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स आज थोड़ा प्रेशर में है, स्पेशली बीएससी लगातार दूसरा दिन है, कल 5% आज 4% नीचे। शुरू हुआ है क्या वो, एटलीस्ट जो मच अवेटेड चीज थी वो शुरू हुई या नहीं? ये नियर टर्म जर्क है, वापस तेजी आ जाएगी फिर? सर देखिए इसमें ना एक चीज हम ऐड कर देते हैं, इफ आई एम करेक्ट एनएससी ने कल एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत एक सर्वेलेंस में भी इसको डाला था और उसके चलते क्या हो रहा है ना सर, देखिए उस एक्शन के चलते जो नॉर्मल एक आप ट्रेडिंग कर पा रहे थे उस पर थोड़ा सा कर्व लगता हुआ दिखा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये भाग रहा था एक वो एक्शन लेना जायज भी बनता है। अब सर इसमें करना क्या है, देखिए ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये अभी आपको और थोड़ा सा डाउनसाइड में स्ट्रेच होते हुए दिख सकता है और मैं समझता हूं आपको बहुत कंफर्टेबली ये एक बार 2480 लेवल्स तक आते हुए दिख सकता है। तो 2480 पे आता है, वहां पे हम कुछ सोच सकते हैं फ्रेश पोजीशन बनाने की। अभी फॉर द टाइम बीइंग ये और ज्यादा आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो हाँ, जो इसने एक मूवमेंट चालू किया था जिससे ये 3030 तक गया था उस पे एक बार ब्रेक लगा है। अब देखना होगा कि 2480 2460 इन लेवल्स पे आके क्या ये सपोर्ट फाइंड कर पाता है या वहां पे और करेक्शन जाता है। एट द वेरी फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि वहां पे एक आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बनती भी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी भी है आना इस स्टॉक के अंदर। ऑलरेडी बहुत चला हुआ है तो थोड़ा हल्का होना ज़रूरी भी है, वो शायद देखने को मिल भी रही है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों पर। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है रचित सर से, किसी भी शेयर को लेकर आप बातचीत करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9311121874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है money9query@tv9.com पर। और उसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर भी आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। आपके सवालों को लेकर भी रचित सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पहला सवाल एज यूजुअल हमारे पास आया है सचिन शर्मा साहब का। वो पूछ रहे हैं, हाँ रचित सर बोलिए। रिक्वेस्ट है सर। रिक्वेस्ट क्या है कि अभी ना ये जो महाराष्ट्र के लिकर लाइसेंस का अनाउंसमेंट आया, लिकर एक्साइज का जो अनाउंसमेंट आया था, उसमें बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है और हमने ये देखा भी है और हम जानते भी हैं कि आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है सर लिकर में। तो सेक्टर आपका में नहीं, सेक्टर में लिकर में नहीं, सॉरी सेक्टर वर्ड यूज करना मैं भूल गया। लिकर सेक्टर में बहुत आपकी पकड़ भी बहुत अच्छी है। तो सर इस शो के दौरान जब भी आपको समय मिले एक बार सर उस पे अगर थोड़ा सा नेक काम में देरी कैसी सर। पहला सवाल सचिन जी का यूनाइटेड स्पिरिट्स पे ही था, वहीं मैं शुरू करने जा रहा था। 1400 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी, क्या करें अब आप बताइए। देख सर उसमें क्या है ना कि मैं अगर आप वो थोड़ा सा एक ब्रीफ दे पाए, क्योंकि मैंने देखा था आपने अपने चैनल पे भी वो एक थोड़ा सा देखो रचित सर, ये डिटेल कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र में सन 2011 के बाद पहली बार 15 साल बाद एक्साइज ड्यूटी में बदलाव हुआ है। एक्साइज ड्यूटी के बदलाव की वजह से जो लिकर की कीमतें हैं वो 50% तक बढ़ने की बातचीत है। क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लिकर का प्लेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनके रेवेन्यू का 30% हिस्सा वहाँ से आता है, इनके रेवेन्यू का 8% हिस्सा वहाँ से आता है। तो 8% हिस्से मतलब 20% मार्केट शेयर है, 8% हिस्सा आता है। तो 8% जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो डेंट कल बाजार ने दे दिया इनको ऑलरेडी। दूसरे नंबर पे आता है रेडिको खैतान, जिसका दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है 3% का, वो कल डेंट उनको भी दे दिया। सूला विनयार्ड ये महाराष्ट्र की एक बड़ी वाइन कंपनी है, लेकिन उसको एक्साइज में शामिल नहीं किया गया, तो इसलिए वो बच गया और वो खुश हो गया। महाराष्ट्र की जितनी भी IMFL थी, इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनीज, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी थी। तो IMIL यानी इंडियन मेड इंडियन लिकर, जो कि देसी शराब होती है, उसके ऊपर ये नहीं लगा। वो नहीं लगने की वजह से GM ब्रिवरी, जो कि सबसे बड़ा महाराष्ट्र का इंडियन लिकर का प्लेयर है, वो खुश हुआ और 18% चल गया। ये पूरा स्ट्रक्चर था। अब एक्साइज ड्यूटी का बदलाव बाजार अवेट कर रहा था बहुत समय से, और ये अगर आ भी गया तो ये आता ही रहेगा। लेकिन अगर लिकर एज अ प्रोडक्ट कितनी भी एक्साइज ड्यूटी उसमें बदलाव होती रहे, उसकी प्राइसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाजार के ज़्यादातर ब्रोकर्स मानते हैं। इसीलिए वो एक झटका दे के यूनाइटेड स्पिरिट्स वो 6% का वहीं खड़ा हो गया, जहाँ पे आज कल था वहीं आज भी रुका खड़ा है। सो अब बाजार उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रहा है, ये खबर हो गई डिस्काउंटेड। अब इनका सवाल यही है कि 1400 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीद के रखा हुआ है। तो कंसीडरिंग द डिमांड, कंसीडरिंग द स्टॉक प्राइस, कंसीडरिंग द बाकी सिचुएशन, और अच्छा एक और चीज़, आपकी एब्सेंस में मेरे आपने एक स्टॉक रिकमेंड किया था, एसोसिएटेड अल्कोहल। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मार्वलस कंपनी लिकर स्पेस में, और बहुत तेज़ी से वो कंपनी ने अपने कामकाज को रीवैम्प किया है। वो कंपनी के लिए महाराष्ट्र में उनका कोई एक्सपोजर अभी नहीं है, वो कंपनी एक्सपैंड कर रही है वहाँ पर। इनका सारा एक्सपोजर MP, दिल्ली, राजस्थान, इन एरियाज में है, और गोवा, महाराष्ट्र उनकी चेकलिस्ट में गोइंग फॉरवर्ड। सो उन पर इंपैक्ट नहीं आएगा। इस पूरे सेक्टर में अब आपकी राय क्या है यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर? सर इसमें एक ऐसा ये भी हुआ ना कि सूला विनयार्ड इसलिए भी चला है क्योंकि ग्रेन से या इनसे जो प्रोडक्शन होता है अल्कोहल का, उसमें भी उन्होंने कुछ एक नई सेगमेंट तैयार करी है महाराष्ट्र में। और सूला विनयार्ड को भी कोई जो जेम ब्रूरीज को एडवांटेज मिला है, वही सूला विनयार्ड को क्योंकि बियर और वाइन को सर शायद उन्होंने बाहर रखा है ब्रैकेट से, तो वो एक एडवांटेज उनके साथ तो था ही। अब देखिए एक ही क्लैरिटी आ गई, और ये जो पर्टिकुलर चीज थी ना सर, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे। अब मैं शो का ये एक पर्टिकुलर पार्ट काट के और आगे भेज सकता हूं। अब सर देखिए जिस तरीके से यूनाइटेड स्पिरिट्स को हम देख रहे हैं, जितना डेंट आना था इस पर्टिकुलर न्यूज पे, कहीं ना कहीं वो अब आता हुआ दिख चुका है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर काउंटर आप देखें अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। मेरी समझ से अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो जितना आपको पेन देखना था इस पर्टिकुलर न्यूज के चलते वो आपको देखने को मिल चुका है, और अब यहां से ये अपसाइड के लिए ही तैयारी कर रहा है। थोड़ा सा आपको 1540 रुपए पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, बट नथिंग टू वरी। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, अब इसके अपसाइड में आपको नेक्स्ट लेवल 1610 रुपए तक का देखने को मिल सकता है इफ इट्स अ ट्रेडिंग बेट। और अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड किया तो 1680 से 1700 के लेवल आपको वापस देखने को मिल सकते हैं।
तो आप बने रह सकते हैं, नई खरीदारी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। और इनफैक्ट लिकर में एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपको पीछे से रचित सर ने हाईलाइट करके दी थी, इंडिया में सिर्फ दो कंपनियां हैं जो कि आईएमएफएल के कामकाज में है मेजरली। पहली है यूनाइटेड स्पिरिट्स जो कि आईएमएफएल बनाती है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। दूसरी है रेडिको खैतान जो कि आईएमएफएल बनाती है। बाकी सारी कंपनियां एक सेगमेंट में है, चाहे सोम डिस्टिलरी हो, तिलक नगर इंडस्ट्रीज हो। सोम डिस्टिलरी एक निश सेगमेंट में है, जीएम ब्रिवरी और ग्लोबल स्पिरिट दोनों आईएमएल में है। सो तीसरी कंपनी जो थी वो है एसोसिएटेड अल्कोहल। ये अब तक बॉटलर थी यूनाइटेड स्पिरिट्स की और इनबेव की, इनबेव के स्मर्नॉफ और यूनाइटेड स्पिरिट्स की ब्लैक डॉग और नंबर 1 की बॉटलर थी। लेकिन अब उन्होंने ये बॉटलर से अपने आप को शिफ्ट करके एक नई आईएमएफएल कंपनी के तौर पे रीपोजिशन करना शुरू किया है। ये रचित सर ने रिकमेंड किया था, तब पहली बार इस पर मेरी नज़र पड़ी थी। और उस समय पर ये शेयर 1000 रुपये के आसपास, टेक्निकल अपनी जगह है, वो उतना मुझे नहीं आता, लेकिन जब फंडामेंटल पढ़ा तब समझ में आया कि इस कंपनी के अंदर एक बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। कंपनी के 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं और 3 नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने वाली है अगले 3 क्वार्टर में। वो एक बड़ा गेम चेंजर होगा क्योंकि उसमें 300 ml का रेडी टू मिक्स ड्रिंक प्लस कंपनी के 2 नए प्रोडक्ट, 3 नई मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, जिस वजह से आप इस पर नज़र रखिएगा। तो ये एक पूरा सेक्टर का स्कैन आपके सामने रचित सर ने, और जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसमें मैंने रखा है। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं अगले शेयर सवाल के ऊपर। हाँ सर। सर जब ये कॉल दी थी ना, तब भी मैंने ये कहा था कि ये पर्टिकुलर जो है लिकर सेक्टर, ये सुमित सर का बहुत फेवरेट है, बहुत क्लोजली इसको वॉच करते हैं। और हो सकता है कि ये कॉल देख के मैं देख लेता हूँ एक बार कि ये वापस आ जाए, और फॉर्चुनेटली अब वापस आ गए हैं। तो एक नहीं, अल्कोहल से ही मैं ढूंढ उस रहा था समय कि वो कॉल का क्लिप मेरे पास जब आया था तो शेयर चला तो अच्छा था, लेकिन वहाँ पर ही वो किसी भी शेयर की 2%, 5%, 10% की चाल नहीं तय करती वो अच्छा है कि नहीं। उसकी चाल तब तय करती है जब वो वहाँ से कई बैगर यानी कि दुगना तिगुना होने की कैपेसिटी रखता है। सो लिकर में बहुत समय बाद कोई ऐसा स्टॉक हाथ आया जो स्टॉक के अंदर कुछ वैल्यू दिखाई पड़ी। वरना आप सोम डिस्टिलरी को देखेंगे, वहाँ पर एक लिमिटेड सेगमेंट है, वो बियर में कामकाज करते हैं, रम में कामकाज करते हैं, और महाराष्ट्र सिर्फ एमपी में कामकाज करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने बैंगलोर में एक्सपैंड किया। प्लट वहाँ पर कुछ इश्यूज़ भी थे प्रमोटर को लेकर, जिसकी वजह से वहाँ दिक्कत भी आई थी। लेकिन बाकी कंपनियाँ, तिलक नगर हो गई, या आप पिकैडली एग्रो था थोड़ा बहुत, लेकिन वो सिंगल सेगमेंट में कामकाज कर रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने सारे सेगमेंट में काम करना शुरू किया और पुरानी क्रेडिबिलिटी थी, इसलिए इसका नज़र दिमाग में आया कि हाँ ऐसा क्या किया इस कंपनी ने जो इतना बड़ा गेम चेंजर हुआ। तब जब पढ़ाई करी इसके कई प्रेजेंटेशंस की, तब समझा, खाली बैठे ये सब कर रहे थे, तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ एक अच्छा वैल्यू पिक आप ढूंढ के लाए हो, जिसमें जूस सिर्फ 2-5% का नहीं है, एक बड़े बैगर बनने का। इसलिए उस पर बात की थी इससे। चलिए खैर आगे बढ़ते, बहुत लंबी चर्चा होगी इसके ऊपर। अब आते हैं अगले सवाल पर, जो है राहुल दास साहब का TTML को लेकर। 76 रुपये के टारगेट, 76 रुपये पर उनकी खरीदारी है, करना क्या चाहिए इसमें? सर देखिए, टीटीएमएल ना वैसे आपको एक बुलिश पैटर्न तो दिखा रहा है, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट फंडामेंटल्स इस कंपनी के मुझे थोड़ा सा इससे दूरी बनाए रखने का ही सजेशन देते हैं। तो मैं इनको एक चीज कहूंगा कि अभी एक अपमूव आपको दिखा रहा है, आपने इन लेवल्स पे ले रखा है, थोड़ा सा अगर सेफ साइड ही मेंटेन करना चाहें तो 84 लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट कर सकते हैं। हितेश जैन साहब पूछ रहे हैं कि एबीबी और एलएनटी, इन दोनों में ज्यादा बेहतर वैल्यू आपको किसमें दिखती है? तो सर एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं पहले। एबीबी पे अगर हम देखते हैं तो सर एबीबी अभी 6046 रुपए का चल रहा है, बुक वैल्यू 334 रुपए की है, और डिविडेंड यील्ड 0.73, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 38.6। एबीबी की अगर आप टेक्निकल्स पे करंट पोजीशन देखेंगे, ये अपना जो अभी 200 डीएमआ है 6171 रुपए, उसको कहीं ना कहीं ब्रीच करने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम एलएनटी की ओर देखेंगे तो देखिए 3636 रुपए का भाव है, 710 रुपए की बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड 0.92, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.6 और कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5 का है। ये सर ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है अपने 200 डीएमआ और 50 डीएमआ को, ये मूवमेंट कर चुका है जो एबीबी में आना बाकी है। तो अगर आप एज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट बेट ढूंढ रहे हैं इन टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को देखते हुए, मैं समझता हूं एबीबी वुड बी द राइट बेट। और एबीबी में आपको थोड़ा सा टाइम अभी देना पड़ेगा,
जैसे ही ये 6200 लेवल्स को ब्रीच करेगा, उसके बाद आप इसमें एक मूवमेंट आते हुए देखेंगे जो बहुत कंफर्टेबली ये एक बार तो इसको 6800 और फिर 7600 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। इसके अलावा एक और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जयपुर से ठाकुर साहब मौजूद है, राजेंद्र सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब नमस्कार। सर नमस्कार, सुमित सर नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी रचित सर ने मुझे बताया भी है। सर रेगुलर व्यूअर हूँ। थैंक यू ठाकुर साहब, थैंक यू। और बताइए आज क्या सवाल है आपका? रचित सर को और अंशुल सर को। रचित सर जयपुर के ही हैं, आपको कभी भेंट मुलाकात भी इनकी जयपुर में हो जाएगी आपसे, क्योंकि उधर अक्सर चलत आपको दिखाई पड़ते हैं अपनी थार में। तो ठाकुर साहब क्या सवाल आज आपका? सर मेरा सवाल है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स का मेरे पास 670 रुपए के 835 शेयर हैं। ठीक है। और केआई के मेरे पास 4080 के 87 शेयर हैं। ओके। और मेरा इसे लॉन्ग मतलब 5 साल का लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा सर। ओके, तो रचित सर क्या करना चाहिए? एक तरफ है केईआई इंडस्ट्री, 4080 रुपए के भाव से खरीदारी है इनके पास, और दूसरा टाटा मोटर करीब मतलब ऑब्वियसली इस पे सवाल तो आना ही था कोई ना कोई। आप क्या राय रखते हो दोनों पे? सर देखिए, टाटा मोटर्स पे ना आई एम प्रीटी श्योर आपने भी ये चीज देखी होगी, क्योंकि आप जहां से डेटा फेचिंग करते हैं, अभी इसकी अर्निंग कॉल भी आई थी और उसपे सर एक इन्होंने डिटेल ये दी थी कि दिसंबर के मंथ में ये जो एक इनका दो स्टॉक में कन्वर्ट होने की बात हो रही है वो फाइनली होती हुई दिखेगी। पैसेंजर व्हीकल अलग निकल जाएगा, लाइट कमर्शियल हैवी कमर्शियल व्हीकल अलग निकल जाएगा। उसके साथ साथ सर आप देखिए कि अब ये वापस से जो एक मंडेन मूवमेंट आ रहा था, इनके प्रोडक्ट लाइनअप में फ्रेशनेस नहीं आ रही थी, विद दिस न्यू हैरियर वो फ्रेशनेस भी आपको आती हुई दिखी है टाटा मोटर्स में। और उसके साथ साथ अब ये अर्निंग कॉल में इन्होंने ये भी बताया है कि 13% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अभी तक सिंगल डिजिट पे ही मेंटेन हो रहा था। टाटा मोटर्स अभी थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस देता हुआ दिखा सकता है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसा कि ठाकुर साहब बता रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल बने रहें। मीडियम टर्म का अगर आप लेवल देखें तो 820 रुपए बहुत कंफर्टेबली आपको आता हुआ दिखेगा, बट वहां पे कुछ भी नहीं करना है, आराम से अपनी पोजीशन मेंटेन करेंगे और जैसे ही ये लॉन्ग टर्म की ओर अग्रसर करेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे, और जो ये इनके प्रोजेक्शंस है रेवेन्यू में आते हुए दिखेंगे, बहुत कंफर्टेबली 1080 से 1160 रुपए के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आराम से होल्ड करें, कोई भी परेशानी नहीं है। केईआई की ओर अगर हम देखते हैं तो सर इसमें अभी थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आया था इस इंडस्ट्री में, जिसके चलते आपने एक करेक्शन भी इसमें देखा था, और कहीं ना कहीं उस करेक्शन के बाद ये बाउंस बैक दिखा रहा है। इसने कुछ छोटे रेजिस्टेंस अपने ब्रीच कर दिए हैं और एक हल्का सा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है जहां पे इनकी बाइंग प्राइस है, वहीं पे 4010 रुपए के लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जो कि मेरी समझ से आप मान के चले एक क्वार्टर अगर हद से हद लगाता है तो उतना टाइम लगाएगा, और उसके बाद ब्रीच करने के बाद जैसे ही 4010 का लेवल तोड़ेगा, 4340 रुपए 4340 का लेवल ये पहले दिखाएगा। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैं इनको सजेस्ट करूंगा बने रहें। 4860 से 4980 तक के लेवल्स भी इनको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। दोनों अच्छे स्टॉक है, पोजीशन बरकरार रखिए। तो दोनों अच्छे स्टॉक हैं, पोजीशन बने रही है। एक सवाल इनफैक्ट आबिद साहब बोल भी रहे थे कि सर आप लोग टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील, सुजलॉन, ओला, इनके सवालों से परेशान नहीं हुए? हर रोज ही आ जाते हैं, बोले कि हमें सुन सुन के इनके चार्ट याद हो गए। आपका क्या हाल है इसमें? सर देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि आप जैसे आप भी बहुत सारे शोज करते हैं, मैं भी कुछ कुछ जगह जाता रहता हूं, तो सर रिटेल में जिसका प्रेजेंस है, जो स्टॉक्स हैं, तो सर उन्हीं पे अपने पास आएंगे। मतलब इंस्टीट्यूशन वाले तो हमारे पास आते नहीं है सवाल करने के लिए, तो सर वो रिटेल में ये प्रेजेंस है, तो सर ये, और मैं तो कहता हूँ अच्छा है कि एक रिवीजन होता रहता है। अभी कुछ टाइम बाद आप पेटीएम की बात करेंगे तो मुझे लेवल्स याद हो गए, आज एक जगह था तो पेटीएम के लेवल याद हो गए, वो भी ऐसे के ऐसे ही निकल जाएंगे। सर अच्छा है, और यही है मार्केट में, बातें यही होती हैं, तो सर इसमें खराबी क्या है? नहीं, तो ये बदलते रहते हैं। आज रिटेल फेवरेट ये हैं, कुछ समय पहले आईएक्स हुआ करता था, हैप्पीएस्ट माइंड हुआ करता था,
थोड़े दिन बाद शायद बीएससी हो जाएगा, सीडीएसएल हो जाएगा, डिफेंस शेयर थे कुछ दिन पहले, रेलवे था कुछ दिन पहले। तो ये फ्लेवर जैसे जैसे बदलते जाएंगे, रिटेल उसमें आ जाता है, फंस जाता है, शेयर सेक्टर नीचे आ जाता है। अब पीएसयू पे सवाल नहीं आ रहे हैं धीरे धीरे, पहले आने लग गए थे। सो ये सब आपको ये सिंबल होता है बाजार के लिए कि कहाँ कहाँ से आपको दूर रहना है, कहाँ कहाँ के आपको करीब रहना है। सो ये ज़्यादा अच्छा साइन है इनफैक्ट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है एचसीएल टेक को लेकर। उन्होंने ये नहीं लिखा कि खरीदारी कर रखी है, खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी राय जानना चाहते हैं एचसीएल टेक में कि करना क्या चाहिए। आप क्या देख रहे हैं इसमें? सर देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की हम बात करें अब, ये आप इसको भी देखेंगे ना सर, ये बहुत मैसिव करेक्शन दिखा था जब ये सारे हम देख रहे थे अप्रैल के मंथ में ट्रेड वॉर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया था। अब फाइनली ये भी आउट ऑफ द वुड्स आता हुआ दिख रहा है। हल्का सा बहुत छोटा सा आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 1730 1740 लेवल्स पे। अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो उसको बरकरार रखें। अगर आपने ये एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया था तो मैं सजेस्ट करूंगा ऑड 1790 1800 लेवल्स पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने इसको एज अ मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट लिया था तो आप होल्ड करें। अभी 1910 रुपए 1940 रुपए तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप फ्रेश एंट्री की लिए ये सवाल कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है तो वॉलेटिलिटी के चलते एक बार ये अगर आपको 1680 1680 से 1660 के रेंज में मिलता है ना, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। तो इस हिसाब से अपना पूरा ये पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैनेज कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा एक सवाल हमारे पास आया है नीरज यादव साहब का। ये रैमको इंडस्ट्री को लेकर एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कोई टारगेट आप इसमें सुझा पाए? सर आदमी गलत हो गया। शॉर्ट टर्म पे मैं थोड़ा सा वीक हो जाता हूँ सर। बट रैमको को अगर आप वैसे देखें सर, जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, आप अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मैं आपको एक लेवल दे देता हूं जो कि कंफर्टेबली आपको आता हुआ दिख सकता है। आपको ये करीबन 304 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। मतलब किस टाइम होराइजन पे आप बात कर रहे हैं। और अगर आप उसको थोड़ा सा और होल्ड करें तो 320 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो आपको एक राय रैमको के संदर्भ में यहाँ पर दी भी गई है। एक जेटीएल इंडस्ट्रीज को लेकर सवाल आया है, जेटीएल, और 111 रुपए के दाम पर सुरेंद्र जी ने खरीद रखा है। करना क्या चाहिए इसमें? सर जेटीएल इंडस्ट्रीज मेटल माइनिंग, आयरन एंड स्टील, और जो आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना सर कि एक फ्लेवर आता है और फिर लोग फंस जाते हैं। सर देयर वाज अ टाइम जब इसका बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, सितंबर अक्टूबर लास्ट में भी आप देखें ना, अच्छा मूवमेंट ही कर रहा था। और अब उसके बाद ये करेक्ट करता गया। इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट अपना फाइंड किया है नियर अबाउट 60-65 रुपीज। उस रेंज में टाइम स्पेंड करने के बाद अब ये वापस एक रिवर्सल के साइन दिखा रहा है। अगर ये अपनी बाइंग प्राइस बता पाते तो थोड़ा सा और इनको बेटर अपन गाइड कर पाते। 111 अब 111 रचित सर, 111। अब देखिए, अब इनको यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पे एवरेज करें, क्योंकि आप ये अप्रोच कर रहे हैं अपनी बाइंग प्राइस को। जैसे ही आपको ये 84 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे दिखेगा मूव करता हुआ, उसके बाद डायरेक्टली इसका जो टारगेट है वो आपको 98 रुपीज तक आता हुआ दिखेगा, और 98 के बाद 111। तो कहीं ना कहीं एवरेज अगर आप करना चाहें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इन लेवल्स पे नहीं। अगर जो हम वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं वो अगर आती है और आपको कभी अगर 74 लेवल्स या 72 लेवल्स पे मिलता है ना, तो वहां पे आप एवरेज कर लीजिएगा और फिर अकॉर्डिंगली जो आपको लेवल्स दिए हैं उस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं। बहुत ही क्लासिक कंपनी। आप एक बार जरा देखिएगा इसको रचित सर, बाद में कभी जब सब फुर्सत मिले आपको। ये शेयर 6-7 रुपये का होता था 2020 में, और वहाँ से शेयर पहुँचा 140 रुपये, और 140 रुपये के अराउंड कहीं प्रमोटर का QIP आया 200 रुपये। 200 रुपये में शेयर अलॉट करने के बाद ये शेयर 80 रुपये पर भी खड़ा है। सो जो फंड्स को मिला वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो रिटेलर्स के साथ वो तो अपनी ही अलग लेवल पे चल रहा है, और क्या ही हैवी सेल ऑफ प्रमोटर की तरफ से हुआ है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और कुछ और शेयरों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जहाँ पर एक सवाल आया है गार्डन रीच को लेकर। 51 शेयर हैं 2309 रुपये के दाम पर। क्या मुनाफा ले लें या फिर बने रहें? देखिए, डिफेंस में क्या हुआ है सर कि डिफेंस अच्छा चला,
सारी चीजें हो गई और उसके बाद अभी कहीं ना कहीं कूल ऑफ कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए लिया है ना, तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल भी अभी कुछ ना करें, क्योंकि सर अभी डिफेंस में एक न्यूज भी आई थी कल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर बुक इफ आई एम करेक्ट $2 ट्रिलियन का अब ये कमिंग इन सम टाइम और ऑर्डर्स देंगे। और उसमें कहीं ना कहीं सर इंडियन कंपनीज की ही ये बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं आप अभी जिस लेवल पे चल रहा है, अगर आपने इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया था, तो आप इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए ₹2940 का। 2940 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो आप एक बार, अगर ये ट्रेडिंग बेट है तो एग्जिट करें, अगर ये ट्रेडिंग बेट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा होल्ड करें। अभी डिफेंस थोड़ा सा टेपेड मूवमेंट कर रहा है, बट जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स आएंगे गवर्नमेंट के, क्योंकि जो आपको बहुत नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, वापस डिफेंस पूरा रिवैप करेगा, वापस ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, और फिर ये पर्टिकुलर काउंटर मूव करता हुआ आपको एक बार ₹3800 का लेवल भी दिखा सकता है। अगर पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए। ओके। विपिन जी का सवाल आया है, इनके पास कैम्स के शेयर हैं ₹4345 के दाम पर, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए? सर शॉर्ट टर्म में तो देखिए अभी जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मैं इनको बोलूंगा कि अभी इनको एक अप मूव तो आता हुआ नहीं दिखेगा। और 4300 और लेवल्स पे ले रखे हैं। थोड़ा सा नीचे मैं आपको स्टॉप लॉस दे देता हूँ, 3995 का लगा के एक बार रख लीजिए। 3995 के नीचे अगर जाता है तो आपको एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करा देना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बाद हो सकता है आपको ये एक बार 3440 और 3260 तक के लेवल्स पे भी आता हुआ दिखे। ये जो प्रॉफिट टेकिंग अभी आ रही है कैंस में, उस तरीके का मूवमेंट तो नहीं किया था बीएससी और सीडीएसएल के तरह, बट हाँ करेक्शन में अभी ये चपेटे में आ गया है। और अगर ये स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर नहीं होता है तो एक और लेवल आप ले लीजिए, 4380 4400 तक आते आते ना एक बार आप चाहें तो निकल भी जाइएगा, क्योंकि अभी इसको मूवमेंट करने के लिए एक बार 4600 के ऊपर मेंटेन करना होगा, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इट इज बेटर ऑफ कि आपकी बाइंग प्राइस के आसपास आए, आप चाहें तो निकल जाइए। एक इंटरेस्टिंग सवाल मोहिता कुमारी जी ने पूछा है कि उनका ये कहना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव कभी नहीं करना चाहिए, ना वो ड्रिंक करती हैं ना वो ड्राइव करती हैं, लेकिन उनके पास दो क्वेश्चन हैं, एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स का और बजाज ऑटो का, क्या ये दोनों खरीदने लायक हैं पहला, और उनको रीजनेबल गेन चाहिए 8 से 10%, बहुत ज़्यादा कोई अनरीजनेबल गेन की उम्मीद नहीं है, 1 साल का उनका नज़रिया है, कर सकते हैं? सर इन्होंने ना मतलब एक आइडियल इंसान की सारी डेफिनेशंस जो है ना उनको एक बार में टिक कर दिया, ना ये ड्रिंक करती है ना ये ड्राइव करती है, इनको ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हैं। बहुत उम्दा थॉट प्रोसेस है इनका। अब देखिए हम स्टॉक पे आ जाते हैं, बजाज ऑटो की अगर हम बात करें, आप देखिए कहीं ना कहीं ये बार बार 8400 8430 लेवल्स पे सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। आप डेफिनेटली उन लेवल्स पे चाहें तो बजाज ऑटो में पोजीशन बना सकते हैं, यहां से थोड़ा सा नीचे और बजाज ऑटो का हम पहले भी बता चुके हैं जिस तरीके से अभी पूरी एक सिचुएशन डेवलप हुई है, जो इसको इंटरनेशनल ग्लोबल मैप पे एक बहुत अच्छी पोजीशन में लेकर आ सकती है, जो अभी केटीएम को इन लोगों ने एक्वायर किया है। और सब अभी तो सबने पढ़ लिया होगा कि सर ऑस्ट्रियन कंपनी है, हुस्कवर्ना भी एक ब्रांड है जो इसके अंडर आती है। और वर्ल्ड की सबसे फेमस डकार रैली में आप देखिए केटीएम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, केटीएम एंड्यूरो मोटरसाइकिल्स, और वो आर&डी जो है उसका भी बेनिफिट बजाज को देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट्स में अफ्रीकन मार्केट्स और इन सब जगह बजाज की पोजीशन स्ट्रांग है और आने वाले समय में आपको और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी, और यूरोपियन मार्केट्स में भी अब अपना प्रेजेंस बजाज बढ़ाता हुआ दिखेगा। तो मेरी समझ से उन लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर 1 साल का टाइम होराइजन आप लेके चलते हैं तो मैं समझता हूं जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, आपको 11500 एक बहुत कंजर्वेटिव टारगेट 11500 तक भी आता हुआ दिख सकता है, तो पोजीशन बिल्कुल बनाएं। और इसमें एक चीज सर, क्योंकि आपके साथ बैठा हूं तो एक चीज ऐड कर देता हूं कि आप ये करंट लेवल पे देख तो रहे हैं, मगर लास्ट ईयर मैनेजमेंट ने ही, कंपनी ने ही 10,000 रुपए के प्राइस पे इसमें बायबैक ऑफर ये लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट आपको लोअर लेवल्स पे मिले, आप ले सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं सर इसके बाद? जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी बिल्कुल देखिए जो करंट लेवल्स हैं अट्रैक्टिव लग रहे हैं, 1490 1495 1500 आप यहाँ पे पोजीशन बना सकती हैं। बट इसमें बजाज ऑटो जैसा 1 साल में तो मूवमेंट मैं नहीं बोलूंगा आपको देखने को मिलेगा,
इसमें बट अगर आप एक साल होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको 1720 1725 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको लिकर में ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो जो पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था, और इसमें सुमित सर ने अभी मोहर भी लगा दी है, एसोसिएटेड अल्कोहल जरूर आप देख सकते हैं, वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट बन सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। तो इनफैक्ट ये दोनों एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अगर आप लीडर के साथ जाना चाहते हैं तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑब्वियसली, अगर आप नॉन लीडर मिड कैप में जाना चाहते हैं तो आपके सामने एसोसिएट अल्कोहल भी है। दोनों ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं, लेकिन हाँ, बजाज ऑटो सीम्स बेटर क्योंकि वो बायबैक प्राइस से भी काफ़ी नीचे है और छोटी इक्विटी का भी बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक वाराणसी से सवाल आया है देवेंद्र जी का, इनके पास इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के शेयर है 160 रुपए के दाम पर, एक साल का इनका नजरिया है, करना क्या चाहिए? सर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इनके पास है, मेटल माइनिंग में है, ये अगेन 132 पे चल रहा है। इस करेक्शन के बाद जो बाउंस बैक दिखा रहा है, मतलब इस करेक्शन में हमें वैल्यूएशन कंफर्ट भी देखने को मिल गया है। 145 पे हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर इन्होंने लोअर लेवल्स पे ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। अगर ये इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो कंफर्टेबली होल्ड करें। वापस इनको एक बार 182 से 189 के लेवल्स मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक सवाल आया है सावड़ी साहब का, इनके पास BLS ई सर्विसेज के शेयर हैं, 12,000 शेयर हैं 206 रुपए के दाम पे। बहुत दूर की तो हिस्ट्री नहीं होगी इसकी, हाल की ही लिस्टिंग है, आप क्या राय रखते हो उसमें? सर BLS ई सर्विसेज का इनके पास शेयर है, भाव क्या है सर? 206 रुपए के दाम पे। 206 रुपए के दाम पे है। 219 रुपए का इसमें भाव चल रहा है। इनको एक थोड़ा सा, क्योंकि क्वांटिटी ऐसी है ना, तो मैं इनको एक चीज बोलूंगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर अपनी पोजीशन में बना के चलें, जो कि इसका करेंटली 200 DMA भी है। 198 का ना क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस एक इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको तो ये मेंटेन करें। और टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा रहा है अभी, इसमें ट्रेंड आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको 260 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। तो वहां से अपनी पोजीशन धीरे धीरे हल्की करना चालू करें। 260 लेवल्स तक आता है, वहां पे अपना एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा सा एक मेरे लिए अलार्मिंग फैक्टर है। और अगर आप इसका हायर लेवल पूछेंगे तो 286 तक एक स्टैगर्ड मैनर में अपनी कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।